हेलो स्टूडेंट। तो अभी तक हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था, तो हर सेशन के अंदर या तो हम डिटर्मिनेंट की बात कर रहे थे या फिर हम किसकी बात कर रहे थे, मैट्रिक्स की। तो अब जो हमारा डिस्कशन चलेगा वो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का साथ में चलेगा, है ना। तो यहाँ पे हम एक बात समझना चाहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो उसका हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर यहाँ पे कितना है, 3/3। स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन इट्स डिटर्मिनेंट डिनोटेड बाय, इस तरीके से हम लोग डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, हम पहले भी देख चुके हैं। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंड एज, इस तरीके से हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है। ये क्या है हम लोगों का, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि किस तरह की मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर है, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ही हम उस मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। अच्छा, ये तो हम जानते ही हैं, तो फिर हम ये दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखो, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आगे हम लोगों के काम में आएगी, वो हम लोग देखना चाहते हैं। तो देखो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है। देखो, तो सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कब एग्जिस्ट करेगा, तो उसकी शर्त है कि ए क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स 2/3 की है और उसका कोई तुम्हें बोले डिटर्मिनेंट निकालो, तो तुम आंसर क्या दोगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2, 3/3, 4/4 है, देन ओनली उस मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ डिटर्मिनेंट तुम निकाल सकते हो, जैसे इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर का, ए बी को मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। तो देखो, ए बी का मल्टीप्लाई मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रो बाय कॉलम से तुम लोग करोगे तो तुम्हें काफ़ी सारे मल्टीप्लिकेशन करने पड़ेंगे, देन तुम डिटर्मिनेंट निकालोगे। अब राइट हैंड साइड में देखो कितना आसान है, मल्टीप्लाई करो ही मत मैट्रिक्स को, पहले मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो और फिर मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट निकाल लो, है ना। तो यहाँ पे कंडीशन है कि ए और बी दोनों की दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, है ना। जैसे मान लो ए है 2/3, ए क्या है 2/3 और बी जो है वो है 3/4, तो फिर ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि ए और बी का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा और जो आंसर आएगा उसका भी हो सकता है डिटर्मिनेंट निकल जाए, बट डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी जो है इंडिपेंडेंटली इम्पॉसिबल है। इसी तरीके से ये प्रॉपर्टी हम लोग डिटर्मिनेंट में देख चुके हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट का रो और कॉलम चेंज करने से उसकी कोई वैल्यू नहीं चेंज नहीं होती। तो ये वो का वही है कि ए के ट्रांसपोज निकाल के डिटर्मिनेंट निकालो या ए का डिटर्मिनेंट निकालो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम। अच्छा, फोर्थ नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे कैसे हम लोगों को दिमाग में रखना है इसको, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग मैट्रिक्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये वाली भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, काम आती है कि भाई के है उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है मैट्रिक्स के साथ, और अब हमने इसका डिटर्मिनेंट ले लिया। तो जो ये के है ना, ये के बाहर कितनी बार आएगा, एन टाइम, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि अगर के मैं मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले, तो के सपोज करो ए 3/3 का मैट्रिक्स है, तो के कितने एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, 9 एलिमेंट में। ओके, और जब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे मतलब के ए का डिटर्मिनेंट हम लोग ले लेंगे, तो के जब अंदर मल्टीप्लाई हो चुका होगा, अब हम डिटर्मिनेंट में से कॉमन लेंगे, तो कॉमन हम लोग सभी एलिमेंट में से एक साथ नहीं ले पाएंगे, हमें रो वाइज क्या लेना होगा, कॉमन। तो 3 रो की हिसाब से के कितनी बार आएगा, 3 बार, 3 ऑर्डर है तो एन ऑर्डर है तो कितनी बार आएगा, एन टाइम। इफ़ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू बी ए का डिटर्मिनेंट, है ना। इसका मतलब तुम ये मत समझ लेना कि मैं ये बोल रहा हूँ ए बी बराबर बी ए, नहीं, ये तो होता ही नहीं है। होता क्या है, ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू बी ए का डिटर्मिनेंट, और वो भी कब, अगर ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर है, मतलब ए का ऑर्डर भी 3/3 है, बी का ऑर्डर भी कितना है, 3/3, तब हम लोग ए बी करके डिटर्मिनेंट निकालें या बी ए करके डिटर्मिनेंट निकालें, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कह रही है भाई, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 के अंदर देख रहे हैं हम लोग, इफ़ ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो देखो, ये प्रॉपर्टी नहीं है ना। इससे पहले हम लोग 4th प्रॉपर्टी पहले भी देख चुके हैं, बट ये 6th वाली जो प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल नहीं है। क्या बोल रहा है ये, ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होगा। अब है ना, इससे रिलेटेड हम लोग जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें कोई बोला डिटर्मिनेंट हम लोगों को निकालना है, मुझे क्या लिखना है, स्क्यू सिमेट्रिक और ऑड ऑर्डर। ऑड ऑर्डर का मतलब क्या है, स्क्यू का क्या मतलब होता है, सारे के सारे डायगोनल उसके क्या होते हैं, 0 होते हैं, 0 3 -2।
इसी तरीके से मुझे यहाँ क्या लिखना होगा, -3 0, यहाँ हम ले लेते हैं 5, है ना, तो यहाँ होगा 2 और इसी तरीके से यहाँ पे -5 और 0। तो बताओ ये क्या है, 3/3 का एक स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0। ये 3 ऑर्डर है तब 0, अगर 5 ऑर्डर होता तब भी इसका आंसर कितना आता, 0। ओके, तो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक ऑड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, उसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तब भी 0 आएगा और हम लोगों को ये रिजल्ट डायरेक्ट भी याद रखना है। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, इफ़ डायगोनल ऑफ A1 A2 AN, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ये हमने देखा था प्रॉपर्टीज़ के अंदर, है ना। इसी तरीके से जो लास्ट वाला रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा है। वो क्या बोल रहा है, देखो अगर हम a की पावर करते हैं, मतलब सपोज करो मैंने a की पावर n किया, मतलब a को मैंने 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितने भी n की वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करा, उसके बाद में डिटर्मिनेंट निकालना हो, तो मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से बचना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लूँगा और उसकी पावर क्या कर लूँगा मैं, n, है ना। तो ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। अगर हमें ये पता है तो हम काफ़ी कैलकुलेशंस जो है इजीली कर सकते हैं और टाइम हमारा बचा सकते हैं। कैसे, अगर मान लो तुम्हें ए स्क्वायर करके डिटर्मिनेंट निकालना है, तो पहले तुम ए स्क्वायर अगर निकालने चले गए तो ए इंटू ए का मतलब है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे तुम लोग जा रहे हो, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में टाइम लगता है, रो बाय कॉलम हम लोग जैसे जैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो, जो ईजी होता है किसी भी रो या कॉलम से एक्सपांड करके, फिर उसकी पावर क्या कर दो, 2। ओके, चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये वही एडजॉइंट मैट्रिक्स है जो तुम लोगों ने बोर्ड में ए इन्वर्स निकालने के लिए, ए इन्वर्स के फॉर्मूले में जो एडजॉइंट मैट्रिक्स आती है। तो भाई एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है, तो हम सबसे पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू ए आई बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ओके, एक एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेट सी आई जे बी कोफैक्टर ऑफ ए आई जे। ओके, तो ये चैप्टर के स्टार्टिंग के सेशंस के अंदर हम लोगों ने देखा था कोफैक्टर एंड माइनर। कोफैक्टर तो क्या होता है, जैसे मान लो हमें A11 का कोफैक्टर निकालना है तो उसे हम लोग क्या बोलते थे, M11। इसी तरीके से अगर हम लोगों को A11 का कोफैक्टर निकालना होता था तो हम इसको बोलते थे C11, उसके अंदर हमें साइन का ध्यान रखना होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, देन द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ ए एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखो हम यहाँ पे इसको समझते हैं कि ये क्या है भाई, है ना। देखो ए एक मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 A21 22 23 A31 32 33, ये बिल्कुल पोजीशंस के अकॉर्डिंग सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, अब देखो हम लोगों को क्या करना है, ये जो A11 है उसकी जगह हमें A11 का कोफैक्टर लिखना है ना। तो A11 का कोफैक्टर हम लोग लिखने के लिए क्या करते थे, याद है तुम्हें, ये यहाँ से ये वाली रो और इसी तरीके से हम लोग ई वाले कॉलम को छुपा के तो जो बचता था वो लिख देते थे। क्या लिख देते थे हम, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। तो ये C11 यहाँ पे आ गया। क्या हो गया, A11 की जगह हमने क्या लिख दिया भाई, C11, मतलब हम एलिमेंट के कोफैक्टर लिख लें, A11 का C11। तो यहाँ पे 9 एलिमेंट है, तो इसी तरीके से हम लोग 9 टाइम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। A11 का C11, A12 का C12, A13 का C13, ये सब एलिमेंट है मैट्रिक्स के एलिमेंट है, और यही मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट सभी के जो कोफैक्टर है उससे बनी हुई मैट्रिक्स लिखी हमने। बट जो मैट्रिक्स अब आई है, अगर हम उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास उसको हम लोग बोलते हैं गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स गिवन थी और ऐसा करने से हम लोगों को क्या आंसर आ गया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डी जे ऑफ ए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए के लिए। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें क्या करना है, कोई भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें दी हुई है 2/2 या 3/3, क्लियर। वैसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट निकालते हैं, तो 2/2 और 3/3 की हम लोगों को क्या दी हुई है, एक मैट्रिक्स दी हुई है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस सभी एलिमेंट के कोफैक्टर निकाल के उससे बनी हुई मैट्रिक्स लिखते हैं, और उस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो क्या मिल जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे करके देख लेते हैं, बहुत ही इजी एग्जांपल। जैसे कि सपोज करो ए एक मैट्रिक्स है, 2/2 के ले लेते हैं तो वह इजी रहेगा। 2 -3 5 और 2 ले लेते हैं, चलो, या 2 की जगह कुछ और एलिमेंट लेते हैं, 1 ले लेते हैं, है ना। क्या ले लिया हम लोगों ने, 1। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले
इसका एडजॉइंट लिखने के लिए कोफैक्टर से बने हुए एलिमेंट लिखना है। ओके, तो फर्स्ट जगह पे मैं क्या करूँगा, 2 का कोफैक्टर लिखूँगा। तो 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 2 से जाने वाली रो 2 से जाने वाले कॉलम को हाइड किया हमने, तो पोजीशन वो तो पॉजिटिव वाली है, तो वो 1 ऐसे कैसे आ जाएगा। अब अगर मैं -3 का कोफैक्टर लिखूँगा तो -3 और 1 गायब और -3 और 2 गायब, 5 बचा। पोजीशन नेगेटिव होने की वजह से यहाँ क्या आ जाएगा, -5। अभी हम कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स लिख लें। इसी तरीके से 5 का अगर मैं कोफैक्टर लिखूँगा तो क्या आएगा, 3। ओके, नेक्स्ट 1 का जो कोफैक्टर है वो कितना आ जाएगा, 2। अब हमें इसका ट्रांसपोज लेना है, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो हम उसको बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा वो हम लोग देख लेते हैं। नीचे की तरफ लिख देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आया, कितना आएगा, 1 -5 3 2। तो यहाँ पे आप अगर देख रहे हो तो डायगोनल के जो एलिमेंट है, कौन से एलिमेंट, डायगोनल के एलिमेंट, तो डायगोनल के एलिमेंट तो हो रहे हैं इंटरचेंज। देखो 1 2 की जगह आ गया, 2 1 की जगह आ गया, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसके क्या हो गए, साइन चेंज। ओके, तो 2/2 का मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि सपोज करो बी कोई मैट्रिक्स है, कोई भी एग्जाम्पल ले लें, 4 -5 6 -7। ओके, और हम लोगों को एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ बी के लिए मैंने क्या बताया तुम्हें, जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट तो हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज, -7 और 4, और साइन चेंज कर देंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट के। तो -5 की जगह हो जाएगा 5 और 6 की जगह हो जाएगा -6। तो ये तो हो गया 2/2 का एडजॉइंट निकालना, बहुत आसान है। 3/3 का एडजॉइंट निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत है, क्योंकि हमें सभी एलिमेंट्स के लिए कोफैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स निकालने के बाद उसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है ना। अब देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इससे रिलेटेड जेई में क्वेश्चन आता है ना। तो ध्यान देना तुम लोग, क्या लिखा हुआ है, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, उनके ऑर्डर एन है, 3/3 भी मान सकते हो, 2/2 भी मान सकते हो तुम लोग, या 4/4। आई एन बी द करस्पॉन्डिंग यूनिट मैट्रिक्स, मतलब ए और बी का जो ऑर्डर है वही आई का मैट्रिक्स ऑर्डर रहेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि आगे जितनी भी प्रॉपर्टीज आएगी उसको हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की हेल्प से बना सकते हैं। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल क्या रही है, अगर हम ए को मल्टीप्लाई करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, अगर हम ए को एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। यहाँ एन हम इसलिए लिख रहे हैं कि भाई ऑर्डर ए और बी का क्या है, एन ऑर्डर है इसलिए। अच्छा, ये उल्टा मल्टीप्लाई भी हो सकता है, मतलब तुम एडजॉइंट ऑफ ए को अगर ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें आंसर मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। अब देखो, अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी तो पढ़ ली, अब हम लोगों को इसको प्रूव भी करना चाहिए, है ना। तो प्रूव करने के लिए देखो हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले मैं एक मैट्रिक्स लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे मैट्रिक्स से हम लोग समझेंगे, प्रूव देख रहे हैं हम लोग इसका। तो जैसे मान लो मैंने ए एक मैट्रिक्स ले ली, अब उसके जो एलिमेंट है वो किस तरीके से होंगे, A11 A12 A13, इसी तरीके से A21 A22 एंड A23, A31 A32 एंड A33। तो ये कोई मैट्रिक्स है। ओके, अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग लिखना चाहते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए लिखने के लिए एक बात तुम्हें क्लियर पता है कि हम लोग इसके कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स का क्या लेंगे, ट्रांसपोज। तो मैं ट्रांसपोज डायरेक्ट ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ मैं, ट्रांसपोज डायरेक्ट ले रहे हैं हम लोग इसका। तो अगर हम ट्रांसपोज डायरेक्ट लेंगे तो जैसे मान लो मैं ऊपर की तरफ रो वाइज देख रहा हूँ, तो वो रो वाइज हम लोग कॉलम वाइज लिख देंगे, मतलब हम लोग ट्रांसपोज डायरेक्टली ले रहे हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, C11 C12 C13, रो को बना रहे हैं हम कॉलम, कॉलम को हम बना रहे हैं रो, ट्रांसपोज लेके ही हम लोग लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, ए का जो कोफैक्टर है उससे बनी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख रहे हैं। इसी तरीके से हम सेकंड वाली रो को लिखेंगे अब A21 A22 एंड A323 A23। इसी तरीके से लास्ट वाली रो क्या है, A31 A32 A33। अब देखो नेक्स्ट हमें करना क्या है, हमें ए को एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम ए को एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ये मैट्रिक्स ए है, इसी तरीके से ये वाली मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। अब देखो ये जो मल्टीप्लाई हम लोग करना चाहते हैं ना, तो उससे पहले
एक बात तुम मुझे बताओ कि क्या हम ऐसा कुछ जानते हैं कि सपोज़ करो ए जो मैट्रिक्स थी उसका मैं डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, डिटर्मिनेंट A11, A12, A13, इसी तरीके से A21, A23, A23, ये 2 होगा बीच में, A31, A32, A33, है ना। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, सपोज करो C जो है वो कोफैक्टर है, कोफैक्टर माइनर और कोफैक्टर के बारे में मैं बता देता हूँ। माइनर को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं MIJ से, और कोफैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, CIJ के साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या बात तुम लोगों को बोल रहा हूँ, सपोज करो मुझे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, और इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो क्या हम उसको ऐसा लिख सकते हैं कि कोई भी एक रो ले लो और उसके करस्पॉन्डिंग उसको कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब A11 C11 प्लस, ये फर्स्ट रो से हम लोग लिख रहे हैं, A12 C12 प्लस A13 C13। तो क्या ये डिटर्मिनेंट आता है। अगर मैं फर्स्ट वाली तो रो ले लेता हूँ, फर्स्ट वाले मैंने रो ले लिए, अब जो कोफैक्टर है वो ले रहा हूँ मैं सेकंड वाले रो के लिए। तो मैं क्या ले लेता हूँ, सेकंड रो के अगर मैं कोफैक्टर लिखूँगा तो C21, इसी तरीके से C22 प्लस C23। तो क्या तुम्हें पता है इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। ओके, तो अगर हम वही रो और करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे तो मिलता है हम लोगों को डिटर्मिनेंट। और अगर हम एक रो और दूसरी किसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 0। अगर तुम्हें ये बात पता है और इतनी सी बात समझ में आ गई तो जो रिजल्ट हम प्रूव करना चाहते हैं वो बहुत ईजी होगा प्रूव करना। वो कैसे, देखो अब हम क्या लिखना चाहते हैं, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A हम लोग लिखना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वो एक मैट्रिक्स आएगी, क्योंकि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी एक मैट्रिक्स आएगा। अब देखो अगर मैं फर्स्ट रो यहाँ से उठाता हूँ, जैसे कि ये वाली फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो मल्टीप्लिकेशन बताओ कैसा दिखेगा। जो फर्स्ट एलिमेंट हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, A11 C11, A12 C12, A13 C13, मतलब सेम रो सेम कोफैक्टर, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू। इसी तरीके से जब हम लोग फर्स्ट वाली रो को सेकंड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, A11, यहाँ पे मैंने A लिख दिया, यहाँ पे A की जगह सब जगह हम लोगों को क्या लिखना चाहिए, C लिखना चाहिए, तो C लिख देते हैं। देखो इसको, क्योंकि ये कोफैक्टर है, ये एलिमेंट नहीं है, ये क्या होने चाहिए, ये कोफैक्टर होने चाहिए, तो इसको कोफैक्टर लिख देते हैं हम लोग, C C C C C C। ओके, तो अगर मैं इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करूँगा तो और ये क्या होगा, हमारा पहले रो के तो एलिमेंट हो गए, और ये C21 C22 C23 ये क्या है, सेकंड वाले रो के क्या है, कोफैक्टर। तो इस तरीके से हमारा ये वाला एलिमेंट कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो हम लोगों को बस इतना इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन देखना है। अब देखो सिमिलरली अगर मैं सेम ये वाली रो का लास्ट वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो रो तो है 1 1 1 2 1 3, और इधर है किस तरीके से 3 1 3 2 C3, तो यहाँ पे भी हमारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से तुम मल्टीप्लाई करते जाओगे तो तुम्हें बाकी एलिमेंट मिल जाएंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर यहाँ से तुम डिटर्मिनेंट कॉमन लेते हो इस मैट्रिक्स में से तो क्या बन जाएगा भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो बाहर आ जाएगा और सब जगह 1 बच जाएगा, तो उसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स IN, और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि अगर किसी मैट्रिक्स को हम उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। अगेन है ना, ये प्रॉपर्टी देखते भी जाओ और साथ में इसको याद रखने की भी कोशिश करते रहो, क्योंकि याद करते रहोगे प्रॉपर्टी तो आगे वाली जो प्रॉपर्टी उसको बनाने में कुछ भी परेशानी नहीं आएगी। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अभी हम लोग देखते हैं। ये देखो बहुत ही बढ़िया है, क्या लिखा हुआ है भाई, एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1। अब देखो बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये प्रॉपर्टी हम पढ़े ही क्यों, है ना। तो देखो उसको पढ़ने का रीज़न मैं तुम्हें बताता हूँ। सपोज़ करो किसी ने तुमसे बोला कि ये एक A मैट्रिक्स है 3/3 की, उसका तुम एडजॉइंट निकालो और फिर डिटर्मिनेंट निकालो। तो देखो तुम्हें कितनी मेहनत करनी है। एडजॉइंट निकालने के लिए तुम्हें सभी एलिमेंट के क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर। उससे बनी हुई मैट्रिक्स का फिर तुम क्या लोगे, ट्रांसपोज।
फिर जो मैट्रिक्स आएगी उसका डिटर्मिनेंट करोगे तो फाइनल आंसर आएगा। अब मैं बोलता हूँ कि बिना कोफैक्टर निकाले, बिना एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाले तुम एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट डायरेक्ट कर पाओ तो कितना अच्छा रहेगा, है ना। तो ये अच्छा कब रहेगा, जब प्रॉपर्टी पता हो। तो याद रखने का ट्राई करते हैं, और याद रखने में हेल्प हमें मिलेगी अगर हम प्रूव करेंगे ये प्रॉपर्टी कैसे आई तो देखो हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ओके, तो देखो कोई भी प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा काम में आती है। तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी भाई, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हमारा आंसर क्या आया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में बनाना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट अगर हम लेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू होल डिटर्मिनेंट के अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ओके, अब देखो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, मैं लेफ्ट में लिखते जाता हूँ। जैसे कि मान लो ए और बी का डिटर्मिनेंट है, तो उसको बताओ हम क्या लिख सकते थे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ओके, तो इस तरीके से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है उसको इस तरीके से लिख पाएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, है ना। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है ना हम उसको ऐसे रहने देंगे क्योंकि हम लोगों को यही तो लेकर आना है। ओके, अब देखो राइट हैंड साइड में एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जो तुम लोगों को समझना है कि देखो के इंटू ए, अगर ए एक मैट्रिक्स है और पूरे का ये डिटर्मिनेंट लगा हुआ है और ए का जो ऑर्डर है वो एन है, तो इसका आंसर आता है के रेज़ टू एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, तो ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखी हुई है कि अगर डिटर्मिनेंट के बाहर कोई कांस्टेंट आता है तो वो कितना हो जाता है, के की पावर एन। तो यहाँ पे जो ये है ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये भी तो एक कांस्टेंट है क्योंकि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पे कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। तो ये वैल्यू जब बाहर आएगी तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट की पावर एन, और आई का डिटर्मिनेंट रह जाएगा अंदर। अब आई का डिटर्मिनेंट तो कितना होता है, 1 होता है, तो ऐसे कैसे रह जाएगा। अब देखो यहाँ पे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट एक बार है और राइट हैंड साइड में एन टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो देखो बहुत ही बढ़िया है, इसको तुम लोग दोबारा से प्ले करके देख सकते हो कि ये रिजल्ट कैसे आया। इंपॉर्टेंट है, हम लोग बिना एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाले उस एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल पा रहे हैं, है ना। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ जो डिटर्मिनेंट है उसकी पावर n-1 करना है। अब सपोज करो, जैसे कि मानो मैं तुम्हें बोलता हूँ, ऐसे ही एग्जाम्पल बोलता हूँ कि ए एक 2/2 की क्या है, मैट्रिक्स है। 2/2 की मैं क्यों ले रहा हूँ अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा क्योंकि उसके अंदर हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। 2 3 1 -2, क्लियर। अब किसी ने तुम्हें बोला कि इसका एडजॉइंट तो ए तो निकालो ही निकालो और उसका कोफैक्टर भी निकालो, वो सॉरी उसका एडजॉइंट, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है हम लोगों को। तो देखो डिटर्मिनेंट कैसा आएगा, ऊपर वाली प्रॉपर्टी अगर मैं यूज़ करूँगा तो n=2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 1 से डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट सेम हो रहा है 2/2 की डिटर्मिनेंट के मैट्रिक्स के लिए। तो हम लोग इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, -4 - 3 = -7। अच्छा, अगर ए 3/3 की है तो अगर ए 3/3 की मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 से 3 - 1 = 2। ओके, तो अगर मैट्रिक्स 3/3 की है और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या करो, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो और उसका क्या कर दो, स्क्वायर, है ना। तो ये बहुत ही ईजी है, अगर मान लो ये प्रॉपर्टी नहीं पता तो तुम्हें एडजॉइंट निकालना